अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर अब्दुल रहमान इज़ हियर। वेलकम टू ऑल ऑफ यूर मेडिक्स वेब पॉइंट। और ये आज की वीडियो आपके लिए पीसी फार्म को फिल करने के लिए है, जो कि 2025 के लिए आ चुका है। ये फार्म का पीडीएफ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा और बाकी इसका फीस स्ट्रक्चर और डॉक्यूमेंट्स कौन से भेजने हैं, ये सारी चीज़ें आपके साथ बताई जाएंगी। लेकिन वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। और पहले बता दूं, ये जो फार्म है ये आर्मी के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिनका आर्मी बैकग्राउंड होता है। बाकी एयरफोर्स या नेवी वाला जो फार्म है वो आपको हेडक्वार्टर से लेना पड़ेगा। ये जस्ट आर्मी स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिनके पेरेंट्स में से वालिद या वालदा आर्मी से रिटायर्ड हैं, शहीद हैं या भी सर्विंग हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। ये 6 इसके पेज हैं, ये सारे ही आपने फिल नहीं करने होते, इसमें से जस्ट पहले 2 पेज काम आते हैं। तो हम यहाँ से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये 2025 में एक चीज़ नई ऐड की गई है कि यहाँ पे नम्स की डिपॉजिट स्लिप आईडी मांगी गई है। पहले जो है यहाँ पे कैंडिडेट आईडी मांगी जाती थी। अब ये कहाँ से आप जो है वो फिल करेंगे। आपने नम्स के लिए अप्लाई तो कर ही लिया होगा, तो आपको जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी आप वहाँ से, या जो आपका पोर्टल है वहाँ पे लॉगिन करके आप देखेंगे, ये आपको इस तरह की क्विक पे कंज्यूमर आईडी, ये यहाँ पे कुछ भी लिखा होगा तो ये 11 डिजिट्स की आईडी होगी। ये आपने यहाँ से देखनी है और यहाँ पे आपने इन बॉक्सेस में फिल कर देनी है। इसके बाद कैंडिडेट का CNSE आएगा, आप अपने शादी का नंबर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपके जो है वो डिटेल्स आएंगे, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सिंपल सी हैं। यहाँ पे आपकी एक जो है वो फोटोग्राफ भी अटैच होगी, 1x1 साइज होगा इसका। और फिर आपके फादर फादर की डिटेल्स आएंगी। ये आपके फादर या मदर जो भी आर्मी से हैं तो उनको पता होगा, सर्विस नंबर उनका क्या है, रैंक, नेम और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे आप उनकी फिल कर देंगे। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये आपने फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल होंगी, यहाँ पे देखेंगे कब उन्होंने स्टार्ट किया था, कब रिटायर्ड हुए। तो ये जस्ट उनके लिए है जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं। अगर सर्विंग है तो वो ये फिल नहीं करेंगे। फिर इसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 के ऊपर आ जाएंगे, कैटेगरी ऑफ पेरेंट्स क्या है। तो यहाँ पे आप वो चूज़ करेंगे, शहीद हैं, वार वाउंडेड हैं, सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं या डिफेंस पेड सिविलियंस हैं। अब ना यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि कुछ डिफेंस पेड सिविलियंस भी होते हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं, यानी वो आर्मी से तो नहीं होते लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं, तो उनके लिए भी इसकी एक सीट होती है, वो आगे चल के आपको मैं दिखाऊंगा फॉर्म में। तो वो इसको चूज़ करेंगे अगर कोई ऐसा बच्चा हो, नहीं तो बाकी इसमें से जो भी कैटेगरी है आपने उसको चूज़ कर लेना है। फिर चौथा पॉइंट जो है, इसमें आपसे पूछा गया कभी आपने इसमें अप्लाई किया है। अगर आपने अप्लाई किया ठीक है, अगर नहीं किया तो बस इसको छोड़ दें। और अगर किया है तो रोल नंबर स्लिप अटैच कर दें। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अप्लाई तो किया होता है लेकिन रोल नंबर स्लिप नहीं होती, तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप यहाँ पे शो ना ही करें तो बेहतर रहेगा। फिर पोस्टल एड्रेस आपका आ जाएगा और एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपकी क्वालिफिकेशंस आएंगी। अगर आपका एफएससी का पार्ट 2 का रिजल्ट आ चुका है तो आप इसको चूज़ करेंगे, अगर नहीं आया तो आप यहाँ पे 1 को चूज़ करेंगे और यहाँ पे अपने जो डिटेल्स हैं वो आप लिखेंगे। अच्छा, अब ना यहाँ से जो है वो मेन आगे फॉर्म शुरू हो रहा है, जो कि आपने बहुत ही तवज्जो के साथ इसको देखना है। चॉइस ऑफ डिसिप्लिन, कि आपके डिसिप्लिन की चॉइस क्या है, आप किस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, MBBS के लिए या BDS के लिए, और किस मेडिकल कॉलेज में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। आपको पहले समझा दूं, 2 कैटेगरीज होती हैं यहाँ पे। एक होते हैं कि जो ओपन मेरिट के ऊपर पेइंग कैडेट्स होते हैं, फिर एक होते हैं सेल्फ फाइनेंस सीट्स होती हैं कुछ। अब इसमें क्या फ़र्क होता है, कितनी फीस होती है, वो भी आपको वीडियो के एंड पे बताया जाएगा। तो ये वाला आपने फिल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपने किसको चूज करना है जी, आपने MBBS को करना है या BDS को करना है। तो यहाँ पे ना आप अगर विलिंग है BDS के लिए तो आप इसको चूज करें, नहीं तो जस्ट आप MBBS को ही चूज करें, ठीक है। और यहाँ पे बल्कि ना आपसे प्रायोरिटी पूछी गई है कि आप अगर ये दोनों को लिख रहे हैं ना तो आपने 1 2 लिखना है, यानी कि अगर MBBS को प्रायोरिटी देनी है आप यहाँ पे 1 लिखेंगे और यहाँ पे नीचे आप 2 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने BDS को प्रायोरिटी देनी है यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे ऊपर 2 आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे एक चीज़ नीचे नोट लिखा गया है कि नम्स इंटी टेस्ट जो रिजल्ट है उसके बाद कैंडिडेट का नम्स के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना लाजमी है। ये चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या तरीकाकार होता है। देखें, ऐसा होता है कि जब आप इसमें अभी ये फॉर्म वगैरह भेज रहे हैं तो आपका नम्स का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद रिजल्ट आएगा, फिर एडमिशन पोर्टल ओपन होता है नम्स की वेबसाइट के ऊपर, आपने अप्लाई करना होता है। तो आपने वहाँ पे ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है, यानी वहाँ पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक बार। फिर यहाँ पे एक चीज़ वो मेंशन की गई है कि आपने नम्स के एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी अप्लाई करना है। तो इसका मैं बता देता हूँ, ये वैसे इसके लिए तो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के लिए अप्लाई करते हैं ना तो इस पे फिर ये है कि आपके लिए लाजमी है कि आप ओपन पोर्टल, ओपन जो मेरिट वाला पोर्टल होता है उसके ऊपर भी करें और जो प्राइवेट का पोर्टल होता है उसके ऊपर भी करें। ये सारा काम है जो कि नवंबर में जाके आपने करना है। फिलहाल आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, आपने जस्ट फॉर्म फिल करना है। अच्छा, अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि आपने प्रायोरिटी क्या रखनी है। अब इसको अच्छे से चूज़ कीजिएगा, ठीक है, जो भी आपका इंटरेस्ट हो, जो आपके करीब हो, यानी कि जहाँ पे आपका इरादा है कि हमने जाना है तो 1 2 3 इस तरह आप इसको फिल करेंगे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। जिसको पहले नंबर पर रखना है वहाँ पे 1 लिखें, फिर 2 इस तरह ऑनवर्ड आप करेंगे। फिर सेल्फ फाइनेंस सीट्स का बताया गया है कि इसकी जो फीस है ना तकरीबन 15 से 25 लाख तक होती है पर ईयर। ये डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कहाँ पे हो रहा है, किस CMH में। ये कुछ सीट्स ऐसी होती है यानी कि इनमें जो फीस है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका एज क्या होता है बच्चों को, देखें, वैसे भी प्राइवेट जैसे CMH वगैरह में जो नम्स कैडेट होते हैं जो कि वैसे आम बच्चे होते हैं, वो जो टेस्ट देते हैं फिर उनका एडमिशन होता है, तो उनकी फीस भी तकरीबन 20 लाख तक के करीब तरीन होती है।
लेकिन उनका मेरिट हाई रहता है। लेकिन पेइंग कैडेट्स को क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर वो सेल्फ फाइनेंस को चूज़ करते हैं ना, तो उनका मेरिट कम होता है। अब अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में जो ये ओपन मेरिट वाले ये पेइंग कैडेट थे, इनका तकरीबन 90% से अबव ही था। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस का तकरीबन 80% तक मेरिट आया हुआ है। तो इसमें ये है कि आपको मेरिट का एज मिल जाता है कि अगर आप प्राइवेट करना चाह रहे हैं तो ईजिली यहाँ पे एडमिशन हो जाता है CMS के CMH वगैरह में। अच्छा, अब यहाँ पे भी आप चूज़ करेंगे अगर आपका इंटरेस्ट है। अगर आप नहीं करना चाहते तो इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको फिल नहीं करना। चले जी, ये चीज़ें होगी। अब मैं आपको बताऊं कि आपने अब क्या करना है कि आपने ये वाला पेज और ये वाला पेज, ये दो पेज हैं, ठीक है, ये आपने करवा लेने हैं प्रिंट। ओके, ये आपका यही वाला फॉर्म होना चाहिए, पुराना फॉर्म नहीं होना चाहिए। ये जो मैं अभी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये वाला फॉर्म होना चाहिए। इन दोनों पेजेस को प्रिंट करवा के आपने फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपने कैसे इसको भेजना है, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी ना ये चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सारा कि जो है हमने फॉर्म फिल कर लिया है, ये वो हमने नम्स में अप्लाई भी किया है, हम MBBS के, यानी जो चीज़ें मैंने आपको बता दी ना सारी यहाँ पे दी गई हैं। आप इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। और यहाँ पे अब आपने जो है वो डेट लिखनी है और सिग्नेचर ऑफ आपके कैंडिडेट आपके होने चाहिए। व्हाट्सएप नंबर आएगा आपका, आपके पेरेंट का व्हाट्सएप नंबर आएगा, सिग्नेचर आएंगे। और स्टेशन में जो है ये जस्ट आप अपने सिटी का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे पूछा गया है कि सर्टिफिकेट फ्राम डिपार्टमेंट फॉर चिल्ड्रन, ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है ना ये वो खुद करेंगे, ठीक है। ये आपने इसे कुछ नहीं करना, ये उनका काम है, ये आगे जो डिपार्टमेंट्स वाले होंगे वो खुद करेंगे। तो यहाँ तक आपका जो ये फॉर्म है ये फिल हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखी गई है कि ये फॉर्म जस्ट जो है ये पाकिस्तान आर्मी के बच्चों के लिए है, जो हैं पाकिस्तान नेवी या एयरफोर्स वाले, वो अपने रिस्पेक्टिव हेडक्वार्टर से फॉर्म लेके वहाँ से उनसे रब्ता करके फिर फिल करें, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, ये वाला पेज अटैच नहीं करना, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि डिटैच बिफोर डिस्पैचिंग द फॉर्म। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या गिवन है, देखें उन्होंने कहा है कि नम्स का एंटी टेस्ट जो रिजल्ट है ना वो रिक्वायर्ड है कि आप पोर्टल के ऊपर ओपन मेरिट के ऊपर लाजमी अप्लाई करें, एज वेल एज नम्स एज एफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे भी अप्लाई करें। वैसे ना इसमें होता यही है कि आपको दोनों जगह पे अप्लाई करना पड़ता है। ऊपर मैंने जैसा कि बताया था सेल्फ फाइनेंस में लास्ट ईयर तक तो यही था कि सेल्फ फाइनेंस वाले प्राइवेट पे लाजमी होता था, लेकिन इस साल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर दी हैं कि आपको दोनों पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि जाके नवंबर में ओपन होता है, तो वो तभी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी ये है कि यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस की सीट्स के ऊपर कर रहे हैं, तो उनको नम्स पोर्टल जो है ना उनको जस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ऊपर भी करना है एंड आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए भी अप्लाई करना है। यानी ये वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है जो कि मैंने ऊपर बताई है आपको। रिस्पेक्टिव कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन वेबसाइट पोर्टल मस्ट बी विजिटेड टू फुलफिल देयर लेटेस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लैरिफिकेशन इफ एनी। तो ये आपके कोई काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो आपको बता रहे हैं कि जो सीट्स आपको मिलती हैं ना ये वो मेरिट की पोजीशन के ऊपर मिल रही होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जितने पेइंग कैडेट्स होते हैं उनका भी मेरिट अलग से भरा होता है। फिर ऑल एलिजिबल वार्ड्स जो होते हैं शुहदा के वार वाउंडेड आर गिवन ग्रांटेड एडमिशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी, यानी कि जो है ना जितनी सीट्स होंगी, ये आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सीट्स हैं, तो उसकी बेस के ऊपर होता है कि जितनी सीट्स होंगी शुहदा की उसकी बेस के ऊपर हम कर रहे होते हैं। सिविल कॉलेज विल बी अलॉटेड एज पर नम्स मेरिट पोजीशन। तो ये है कि यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि जो आप डिसिप्लिन चूज करते हैं या कॉलेज चूज करते हैं, ठीक है, उनको नम्स की जो मेरिट पोजीशन बढ़ रही होती है ना, यानी कि ये सारे जितने बच्चे होंगे ना उनका मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट कॉलेजेस के हिसाब से मेरिट बने, बल्कि सारे बच्चे जैसे जैसे अप्लाई कर रहे होते हैं उसके बेस के ऊपर मेरिट बन रहा होता है। फिर जिस बच्चे का जहाँ पे जिस कॉलेज में नाम आता है ना, यानी कि जिस तरह आपने प्रायोरिटी रखी होती है, तो वहीं पे आपको भेजा जाता है। तो अब इसके लास्ट डेट क्या है, वो लास्ट डेट ये 8 सितंबर 2025 है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जब नम्स का पोर्टल ओपन होगा ना, तो बाद में जाकर जो नवंबर में होता है, जब आपने नम्स के टेस्ट के बाद अप्लाई करना होता है, तो अगर आपका BDS का इरादा नहीं है तो आपने BDS में अप्लाई नहीं करना, ठीक है। उस टाइम पे आपने जस्ट MBBS के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सेपरेट पोर्टल होते हैं उसके MBBS के BDS के। तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। चलें, अब ये जो है ये उनके काम की चीज़ें हैं कि हम जी कैसे कैसे करेंगे, लिस्टें कैसे लगेंगी, ये वो। तो बाकी यहाँ पे कोई ऐसा काम की चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये फिर से लिखा हुआ है कि जी 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। अब आपको ना इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एक तो आपके FSC में जो है वो 60% से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए, नम्स में आपके 55% MBBS के लिए, 50% BDS के लिए होने चाहिए, और आपने नम्स के पोर्टल के ऊपर लाजमी अप्लाई किया हो ओपन मेरिट वाले पे भी और जो अफिलिएटेड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है उसमें भी। और फिर इसके लिए एज लिमिट जो है वो 17 से 25 साल है और अनमेरिड होना चाहिए। और इसका जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन में हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि कोई ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया जाता, बस सिंपल ही होता है। तो इन एलिजिबिलिटी वाले पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो इन एलिजिबल हैं इसके लिए। और फिर जो है यहाँ पे अब सीट्स की बात कर लेते हैं। देखें जो MBBS की सीट्स हैं ना, ये किन के लिए, जो पेइंग कैडेट्स हैं, ठीक है, ये उनके लिए यहाँ पे AMC रावलपिंडी में 45 सीट्स हैं MBBS की। और ये जो है हमारे पास आई थिंक ये फ़ज़ाइया यूनिवर्सिटी है,
तो इसकी 8 सीट्स हैं, हाई टेक टेस्ला की 5 है। तो ये सारी लिस्ट आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। फिर जो सीट्स हैं शुहदा के लिए, वार बाउंडेड के लिए, ठीक है, उनकी सीट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, कितनी हैं, उनकी एमबीबीएस की ये देखें, उनकी यानी कि लैदा कैटेगरी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और होप सो ये सीट्स का भी आपको समझ लग चुका होगा। अब ना डॉक्यूमेंट्स आपने कौन से भेजने हैं, मैं अब आपको फाइनल बात बताने लगा हूँ, वीडियो लेंथी ना हो इसलिए। देखें, ये दो जो पहले पेज थे ये आपने प्रिंट करवा लिए। प्रिंट करवाने के बाद आपने ये वाले डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। आपकी मैट्रिक की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है, जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड होता है उसकी फोटो कॉपी कराएंगे आप। एफएससी की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आपका रिजल्ट यानी कि आप रिपीटर बच्चे हैं, फिर आप का क्योंकि ऑलरेडी रिजल्ट आ चुका होगा सेकंड ईयर का भी। अगर आप ऐसे बच्चे हैं कि जिसने भी फर्स्ट ईयर का जिसके पास रिजल्ट है, सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया, तो आप होप सर्टिफिकेट लेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज से, और साथ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट। इसी तरह फिर नम्स का चलान चाहिए। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे जो कि रिपीटर होते हैं जिन्होंने एफएससी इंप्रूव की होती है, उनके लिए क्या है, वो अभी फिलहाल अपना पुराना रिजल्ट ही भेजेंगे। नया रिजल्ट आप कब भेजेंगे, जब वो आ जाएगा, तो उसका तरीकाकार भी आपको बताता हूँ। अच्छा, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आपने नम्स का चलान, जो आपने अभी अप्लाई किया था नम्स के टेस्ट के लिए, वो चलान की कॉपी। डिस्चार्ज बुक, ये क्या होती है, ये आपके फादर मदर को पता होगा जो कि आर्मी से हैं, अगर रिटायर्ड हो चुके हैं, ये उनके लिए चाहिए। और आपका सीएनएससी अगर बना हुआ है तो बेफाम, और आपको एक एफआरसी लेना पड़ता है नौदरा से, ये भी आपने निकलवा लेना है। और अगर कोई मिलिट्री कॉलेज से पढ़ा स्टूडेंट तो उसके लिए एनओसी भी चाहिए होती है। अब यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं, ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे अटैच करने हैं इन 2 पेजेस के साथ, और आपने इसको जी GHQ भिजवा देना है, ठीक है। ये वाला है जी GHQW&R/DTE, ये वाला एड्रेस है। ये आपने UMS यानी कि अर्जेंट जो पोस्ट होती है, आपने पोस्ट ऑफिस को यूज़ करना है, TCS वगैरह कुछ नहीं करवाना, उसके थ्रू आप यहाँ पे इसे भिजवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात कहीं भी लिखी हुई थी कि आपने जो आपका एफएससी का रिजल्ट होता है ना, वो भी आपने इनको सेंड करना होता है। जब आपका रिजल्ट आ जाता है ना एफएससी का, जैसे कि अगर आपका सितंबर में रिजल्ट आ रहा है, सितंबर के एंड के ऊपर, तो आपने वो वाला एफएससी का रिजल्ट कार्ड भी लाजमी इनको भेजना होता है। यहाँ पे आपको कहीं पॉइंट मिल जाएगा, तो ये काम आपने लाजमी करना है, क्योंकि फिर जब मेरिट आपका बनना होता है ना, तो वो इन एफएससी के मार्क्स को लाजमी देखते हैं। ये यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि जैसे आपका रिजल्ट आया तो रिजल्ट के 7 डेज़ के बाद आपने उसको भेजना होता है। जितने डॉक्यूमेंट्स हों ये आपके अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपने एफएससी का रिजल्ट कार्ड बाद में भेजना, लेकिन उससे पहले आप ये फॉर्म वगैरह भेज दीजिएगा, क्योंकि तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया होगा। और ये एक और बात कि कई बच्चे पूछेंगे सर ये फोटो कापी एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोटो कापी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, तो आप इसी का ही प्रिंट करवा सकते हैं। और अब मैं आपको बता दूँ फ़ीस का क्या हिसाब होता है। तो देखें, फ़ीस जो है ना, फ़ीस स्ट्रक्चर इसका ये है कि अगर तो ओपन मेरिट के ऊपर जैसा कि मैंने बताया था पेइंग कैडेट्स होते हैं, अगर वो हैं तो सोल्जर से लेफ्टिनेंट तक जो रैंक होता है उनकी फ़ीस होती है तकरीबन 4 से 4.5 लाख 1 साल की एमबीबीएस करने की। अगर इससे ज़्यादा रैंक है, कोई ब्रिगेडियर लेवल है या इससे ज़्यादा है, तो उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होगी, तकरीबन 5 से 7 लाख के बिटवीन होती है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने कैटेगरी पीछे बताई थी, तो उनकी जो फीस है वो तकरीबन 15 से 17 लाख या इससे ज़्यादा भी 25 लाख तक भी फीस हो सकती है। तो होप्स हो कि सारी चीज़ें आपको समझ लग चुकी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, और नम्स की अगर आपने प्रिपरेशन करनी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है यहाँ पे। तो अल्लाह को कामयाब करे, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।